भाई जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर लिया था, सही। अब हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन, सही है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेन पढ़ रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद क्या है, पहली बात तो ये। तो यार इतना जो भी हम लोग ने अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन किया था लास्ट प्रिपरेशंस में, कौन कौन सा ऑब्टेन किया था हम लोगों ने किया था इथेन को 4 तरीके से। पहले क्या था आपका प्रिपरेशन फ्रॉम इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिर था फ्रॉम रिडक्शन ऑफ आयोडो इथेन, और जो थर्ड पार्ट था उसका वो क्या था आपका, क्या, हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास कुछ प्रिपरेशन थी और लास्ट था हमारे पास फॉर्म वर्ड रिएक्शन। तो ये हमारे पास बेसिकली प्रिपरेशन थी इथेन की, क्या उन्होंने डिफरेंट रिएक्टेंट्स यूज किए थे और हमारे पास इथेन प्रोड्यूस हुआ था। अब हम बात करेंगे इथेन की केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि इथेन एक्ट किस तरह करता है। देखो इथेन की केमिकल प्रॉपर्टी से पहले तो मैं एक चीज बता दूं कि इथेन क्या है। तुम्हें पता है कि ये है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सही है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सके। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है, सही है। दैट्स व्हाई we say that all alkanes are saturated hydrocarbon। तो हम पहला रिएक्शन पढ़ेंगे इसका, क्या पहला रिएक्शन है इसका, क्लोरीनेशन, सही है। क्लोरीनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लोरीनेशन, ये बता देता हूँ। क्लोरीनेशन का मतलब होता है रिएक्शन विथ Cl2, सही है, रिएक्शन विथ Cl2, सही है। अच्छा मैं यहाँ पे हैलोजिनेशन भी करवा सकता था। हैलोजिनेशन के अंदर कौन कौन से ग्रुप आएंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उस दिन तो बताया था। हैलाइड ग्रुप जो होता है, हैलोजन जो होते हैं वही होते हैं, लेकिन हम उसका एक स्पेसिफिक पार्ट उठा रहे हैं, वो क्या है, क्लोरीनेशन, सही है। अच्छा अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पे क्लोरीनेशन की, तो हम क्या है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग इथेन की बात कर रहे हैं, सही है। तो इथेन की क्लोरीनेशन कब आएंगे, ये है हमारा क्या, ये है हमारा इथेन, ये हमारा इथेन है, और इसका रिएक्शन हम लोग किससे करवा रहे हैं, Cl2 से, सही है। Cl2 से हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। Cl किस तरह होगा, इस तरह होगा Cl, सही है। अब मैंने तुम्हें बताया कि ये क्या है, सैचुरेटेड है, ये एडिशन रिएक्शन नहीं करेंगे, ये कौन से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें से एक कैट निकलेगा और एक Cl को लेके बन जाएगा HCl, सही है। और प्लस उसके बाद आप चेक करें तो यहाँ पे क्या, ये क्लोरीन बचा होगा और यहाँ पे इथेन की एक वैलेंसी खाली होगी, तो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा क्या, क्लोरो इथेन। क्या बन जाएगा भाई, क्लोरो इथेन। ये हमारा क्लोरो इथेन। अच्छा अगर हम इसी क्लोरो इथेन को दोबारा ले, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बना है क्या, क्लोरो इथेन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना था क्लोरो इथेन, और इसकी मैं दोबारा क्या करवा रहा हूँ, क्लोरीनेशन, दोबारा क्लोरीनेशन करवा रहा हूँ इसकी, सही है। तो फिर से क्या होगा, एक H निकलेगा, एक Cl के साथ मिलके क्या बन जाएगा, HCl, सही है। फिर यहाँ पे Cl ऑलरेडी था, यहाँ की वैलेंसी खाली हुई होगी, तो यहाँ पे यहाँ क्या अटैच हो जाएगा, Cl और बाकी सब जगह क्या था भाई, H, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से एक Cl को मैंने लेके बन गया HCl, और यहाँ की जो वैलेंसी आई होगी वो यहाँ पे आके अटैच हो गई, वो बन जाएगा क्या, डाइक्लोरोइथेन, ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन के एटम यहाँ पे आके अटैच हो गए, डाइक्लोरोइथेन, सही है भाई। अब हम जानते हैं कि अगर हम इसी को आगे प्रोसीड करें, और ये जो डाइक्लोरोइथेन है आपका, सही है, ये क्या, C, सिंगल बॉन्ड C, ये आपका सेकेंड रिएक्शन था। यहाँ पे Cl अटैच था ऑलरेडी, H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे भी H। फिर से हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्लोरीनेशन कर रहे हैं, यहाँ का एक Cl निकलेगा,
इस H को उठा के चला जाएगा। इसी तरह करके हम लोग कहाँ तक ले आते हैं, जब तक आपके H खत्म ना हो जाए। सही है, 6 एग्जैक्टली सही है। तो हम कर सकते हैं, मैं आपको ये आपको और करके दिखा देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, Cl, यहाँ का Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। सही है भाई, ये क्या बन गया, ट्राइक्लोरो इथेन। सही है। तो इस तरह हम लोग इथेन की प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं, जो कि क्या है हमारी क्लोरीनेशन। कि हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के मॉलिक्यूल को रिएक्ट करवाएंगे इथेन से, तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा पहला क्लोरो इथेन। उसको दोबारा हम क्या करवाएंगे, उसकी दोबारा क्लोरीनेशन करवाएंगे, बनेगा डाइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो इथेन की दोबारा करवाएंगे, बनेगा ट्राइक्लोरो इथेन। इसी तरह हम लोग कर सकते हैं जब तक आपके पास हाइड्रोजन जो है वो रिमूव ना हो। तो इथेन की सेकंड प्रॉपर्टी है कौन सी, कंबशन रिएक्शन। सही है। अच्छा, अब ये कंबशन रिएक्शन है ना, ये जो कंबशन रिएक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, तुम जो भी प्रिपेयर करोगे ना आगे आके, इथीन, इथाइन, बेंजीन, जो भी प्रिपेयर करोगे सब में आगे करोगे कंबशन रिएक्शन। सही है। क्योंकि याद रखना कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या है। सही है। ये होता किस तरह है ये पता होना चाहिए। देखो, कंबशन का मतलब होता है, उसी मैं तो बताया था कि फायर किस तरह लगती है। अगर मैं तुमसे सवाल पूछा था कि अगर जहाँ पे हमारे पास फ्यूल भी हो, फ्लेम भी हो, बट वो कौन सा एजेंट है जो नहीं होगा, जो हमारे पास कंबशन रिएक्शन नहीं होगा, वो क्या था हमारे पास, ऑक्सीजन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज नोन एज combustion reaction। तो क्या, reaction of any hydrocarbon with oxygen gas is called combustion reaction। सही है। जब भी आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सही है, ऑक्सीजन के साथ, तो आपके क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सही है। तो एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अपनी किसकी, इथेन की, वो है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन करवाना ऑक्सीजन के साथ, जो कि हमारे पास कांस्टेंट प्रोडक्ट देता है, चाहे वो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, और प्लस हाई अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज। अच्छा, ये हमारे पास आईसीईज में यूज हो रहा होता है, इंटरनल कंबशन इंजन में यूज हो रहा होता है, कि आपके पास जो इंजन लगा होता है उसके अंदर आपके पास यही प्रोसेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो एग्जैक्टली सही है। बस वहाँ पे जो फ्यूल होता है ना, एक्सिन होता है, जो भी वहाँ पर फ्लेम जो तुम फ्यूल यूज कर रहे होते हो, यहाँ पे तो वहाँ पर क्या इथेन है, दोनों से प्रोड्यूस क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। लेकिन फर्क क्या होता है, अमाउंट का। क्योंकि तुम जानते हो कि जो तो वहाँ पर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो वहाँ पर फ्यूल होते हैं, उसमें से वहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो कि वही एनर्जी जो होती है आपकी इंजन को आगे मूव करवाने में मदद देती है। सही है भाई। तो ये कंबशन रिएक्शन था। अच्छा, आप इसको तुम बैलेंस भी कर सकते हो किस तरह के 2 7 4 6। सही है। तुम देख लो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। सही है भाई। तो ये तो हमारे पास एक तरीका था किसको, कंबशन रिएक्शन को बताने का, कि कंबशन रिएक्शन इथेन का किस तरह होता है। सही है। अब जैसे कि हमारा केमिस्ट्री ऑफ इथेन जो है, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा, वो खत्म हो चुका है। हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ही पढ़ लिया और प्रिपरेशन भी पढ़ ली थी, उसकी 4 प्रिपरेशन थी, और जैसे कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो 2 थी हम दोनों वो पढ़ चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो सेकंड टॉपिक है रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से, वो क्या, केमिस्ट्री ऑफ इथेन। सही है। अब उसमें पहले क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, उसकी प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी। सही है। आज मुझे लगता है कि हम लोग प्रिपरेशन तक कर पाएंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। तो हम चलते हैं पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। सही है। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैं तुम्हें जब इथेन का पढ़ाया था, जब मैं तुम्हें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इथेन का पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें इसमें एक बात बताई थी कि उसमें मैं तो बताया था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। सही है। जबकि अभी हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। सही है। इथीन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। सही है। और पिछली वाली वीडियो में जिसमें मैं तो बताया था कि डबल बॉन्ड आ जाए, जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए, जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी होती है भाई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो हम जानते हैं कि इथीन है, तो उसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। सही है। मतलब कार्बन का एक s और 2 p ऑर्बिटल यूज हो रहे होंगे स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। सही है भाई।
तो अब हम बात करते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन। सही है, ईथीन का अगर मैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखूं पहले तो हम जानते हैं ईथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है। सही है, ये हमारे पास ईथीन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब इसी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लेके हम लोग क्या करेंगे, अपना ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये बता दिया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी डिटेल में तुम लोगों को पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। सही है, तो हम चलते हैं डायरेक्ट इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में। अच्छा, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो मैं बताया सेंट्रल एटम कौन सा होता है, कार्बन। बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बन के यहाँ पास जो एटम्स है वो सॉरी मॉलिक्यूल है वो कम है। सही है। अब अगर मैं तुमसे बात करूं कि मेरे पास ये कार्बन था, एक कार्बन ये था, ये था इसका एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सही है, बेसिकली वो थोड़ा ऊपर करके बनाया था। सही है, और एक था इसका दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सही है, ये इसका था तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्योंकि हम जानते हैं अगर इस कार्बन को देखो तो कार्बन के बाद कितनी वैलेंसीज होती है, 4, 1 2 3 4। सही है, तो एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा, एक sp2 ये रहा। सही है, इसी तरह दूसरा कार्बन था यहाँ पे, एक कार्बन को मैंने यहाँ पे बना दिया ऑर्बिटल फॉर्म में, दूसरे कार्बन को बना रहा हूँ। सही है, तो ये रहा आपका दूसरा क्या, इस कार्बन का sp2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये रहा इसका दूसरा, और ये रहा इसका तीसरा। अब बोलोगे भाई 4 होते हैं, आपने 3 कैसे बना दिए, तो इसमें एक होता है पाई बॉन्ड वाला, हाँ, जो कि डॉटेड फॉर्म में बनता है। सही है भाई, पेपर में बनानी पड़ेगी ना पूरी। जी हाँ, बिल्कुल पेपर में बनानी पड़ती है। और देख लो कितनी फेयर डायग्राम बन रही है। सही है, इतनी फेयर मैंने कॉपी में भी नहीं बनाई। तो आपकी बननी है बिल्कुल। भाई ये बेसिकली हमारे एक सर थे, उन्होंने हमने को बनाना सिखाई थी, वो तो खैर सर थे। तो ये इस तरह बनता है। इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2। इसमें भी कौन सी होगी, sp2। यहाँ भी कौन सी होगी, sp2। यहाँ भी sp2। ये तमाम कार्बन कौन से हैं, sp2 ऑर्बिटल। सही है। अच्छा, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा कार्बन का, इन दोनों के कार्बन के इलेक्ट्रॉन ये रहे, इसका भी ये रहा, इसका भी ये रहा। सही है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर गौर से देखो इस स्ट्रक्चर को, तो अभी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक जो हम लोगों ने ऑर्बिटल बनाए वो इस तरह है, कुछ वो इस तरह। सही है भाई, कि 2 ये रहे, 1 2, इसके 2 ये रहे, 1 2। सही है। अब एक सिंगल बॉन्ड का ये रहा आमने सामने, और जो एक डबल बॉन्ड है उसके फॉर्म हुई हुई है, उसका हम लोग ये रहा पैरेलल ओवरलैपिंग। इनकी हुई भी होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। सही है। और एक और बात मैं तुम्हें एक और बताना चाह रहा हूँ कि डबल बॉन्ड में पहला जो बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में जो पहला बॉन्ड होता है वो होता है क्या, सिग्मा। पहला बॉन्ड क्या होता है, पहला बॉन्ड होगा। देखो मैं अगर तुमसे बात करूं, यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। सही है। तो इसमें तो पहला होगा ना, ये होगा सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जिससे ये तो इथेन में पढ़ा था कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड तो इसमें सिग्मा होगा। बाकी जो 2 होंगे ना, ये होंगे हमारे पास पाई बॉन्ड। तो अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें 2 सिग्मा 1 पाई है। सही है, सॉरी 1 सिग्मा 2 पाई है। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसमें पहला वाला क्या है भाई, सिग्मा, दूसरा वाला क्या है आपके पास, पाई बॉन्ड। सही है, पहला वाला सिग्मा होता है, बाकी जितने बचते वहाँ पे वो कौन से होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। समझ में आ गया भाई, ये कंफ्यूजन समझ में आ गई कि पहले बार कार्बन कार्बन के दरमियान जो भी आपके पास बॉन्ड बना होगा, जितने भी बॉन्ड बने होंगे उसमें पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जितने होंगे वो क्या होंगे, पाई, क्योंकि वो
पैरेलल ओवरलैपिंग के फॉर्म होते हैं। वो है एक सिग्मा। एग्जैक्टली सही है। इसमें पहला क्या आपके पास सिग्मा, सही है, ये दूसरा क्या है आपके पास पाई। अगर इसमें एक और बॉन्ड आया था तो वो दूसरा पाई होता, सही है। तो अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पे जो ओवरलैपिंग दिखाई है वो इस तरह दिखाई है, सही है। क्या कार्बन था एक, इसकी दो वैलेंसी थी, एक कार्बन के साथ है तो एक कार्बन के साथ है, इसी तरह यहाँ पे भी यही है। और जो ये आपका जो ये सिग्मा बॉन्ड है ये यहाँ पे पैरेलल ओवरलैपिंग की फॉर्म में। हाँ भाई, हम जानते हैं जो भी हमारे पास क्या होता है, एथीन जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड और बाकी जो वैलेंसी होती है उसमें क्या अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, सही है। जो हम जानते हैं C2H4, सही है। तो अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1 होती है। तो s है तो s ऑर्बिटल यहाँ पे आके अटैच हो जाएंगे जो कि स्फेरिकल फॉर्म में होता है, सही है भाई। ये दूसरा, ये तीसरा s ऑर्बिटल, ये चौथा s ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप हो रहा है किसके साथ, sp2 ऑफ कार्बन, sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, सही है भाई। अब यहाँ पे ये एक H, ये एक H, ये एक H और एक H। हाँ भाई, अब क्या करते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई भी है। तो यहाँ पे पहला सिग्मा बॉन्ड, इसका दूसरा सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे इसकी देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, चौथा सिग्मा बॉन्ड और ये पांचवा सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए भाई, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए। और हम जानते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग हुई भी है, तो इन पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से एक क्या आपके पास, एक पाई बॉन्ड, ठीक है, बता चुका हूँ। पैरेलल ओवरलैपिंग की वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, पाई। और जो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड। तो हेड टू हेड से 5 हो रहे थे और पैरेलल से 1 हो रहा था। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इलैबोरेट करना चाहूँ तो किस तरह करूंगा, इन इथीन each carbon atom has to combine with 3 atoms, that is 2 hydrogen and 1 carbon. Therefore it undergoes into sp2 hybridization, सही है, to form 3 new hybridized orbitals, सही है। तो हम इसको इस तरह बता सकते हैं। फिर हम बताएंगे कि इसमें बॉन्ड्स कौन सी फॉर्म हो रही है, 5 मतलब के 5 सिग्मा बॉन्ड हो रही है और एक पाई बॉन्ड हो रहा है। और एक और बात, एक और बताना भूल गया कि पिछले वाले इथेन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एंगल भी बताया था, बताया था एंगल। तो इसमें एंगल बताया तो क्या हुआ, क्या है ना, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैंने लिखवाया था, जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसके अंदर कितना एंगल बनता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109.5, इसमें sp2 हो रही है, इसमें बनेगा 120 डिग्री। और अगर sp होगा तो कितना बनेगा, 180 डिग्री, सही है। याद रखना ये होता है टेट्रागोनल, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, इथेन टेट्रागोनल था ना भाई, सही। इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बनता है ट्राइगोनल। ये मैं भी आप लोग को फिगर से ही बता दूंगा कि किस तरह ट्राइगोनल बन जाए। और ये लीनियर, सही है, ये अपने बात लिख लेना। तो अभी कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, sp2, इट मीन इसका एंगल कितना होगा, ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल फैशन में अरेंज हुआ होगा और इसका एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होगा, सही है। अब एक और बात देख लो, 1 2 3, 1 2 3 बन गया ट्राइगोनल, सही है। तो इस तरह हम लोग ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथीन को इलैबोरेट कर सकते हैं, सही है भाई। कोई क्वेश्चन, वही सेम है जो हम लोग इथेन के लिए करके आए थे, सही है भाई। कुछ पूछना है, 120 है ना, हाँ कुछ पूछना है। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ इथीन, कि हम इथीन को किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हम इसको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथीन। तो प्रिपरेशन की हेडिंग डालेंगे जल्दी से और स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इथीन, सही है भाई। अब जो पहला तरीका है प्रिपरेशन ऑफ इथीन का वो क्या है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
तो पहली हेडिंग हम डाल लेते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बेसिकली बोलते हैं, अल्कोहल में जो हम लोग बेसिकली जो ग्रुप उठाएंगे वो लेंगे, मेंबर लेंगे, वो लेंगे इथेनॉल। सही है, इथेनॉल। अच्छा, इथेनॉल और अल्कोहल, अल्कोहल फैमिली का ही मेंबर है ये। सही है, जो इथेनॉल है अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। अच्छा, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल फॉर्मूला वो होता है ROH। सही है, किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो रहा है तो हम ऐसे तमाम मेंबर्स को बोलते हैं क्या? अल्कोहल ग्रुप। सही है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? इथेनॉल। इथेन का मतलब 2 कार्बन वाला सिंगल पैरेंट चेन है, और ओल का मतलब OH। यहाँ पे जहाँ पे भी OH आ जाएगा ना, उसका मतलब है ओल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं। सही है, समझ में आ गया? तो हम बात करते हैं बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने लिया है इथेनॉल। सही है, इथेनॉल का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, ईथ हो गया, एन आ रहा है तो सिंगल बॉन्ड होगा सबके दरमियान। सही है, और ओल आ रहा है, इसका मतलब सब जगह H होगा, बट एक जगह क्या होगा? OH। मतलब एक OH ग्रुप आपका अटैच होगा। सही है भाई। अब हमें करने क्या है? डिहाइड्रेशन। क्या करना है भाई हम लोग को? हम लोग को करना है डिहाइड्रेशन। अच्छा, डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं? डिहाइड्रेशन के लिए बेसिकली एक बात याद रखना कि हम लोग, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए है कि डिहाइड्रेशन बोलते किसे हैं। तो याद रखना, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर को रिमूव करना। सही है, क्योंकि देखो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर, और डी है तो मतलब रिमूवल ऑफ वाटर। सही है, किसमें से? इसमें से। किस तरह करते हैं हम लोग? यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड HCl यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट, जिसमें से डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन किस तरह होती है हम जानते हैं। वाटर किसकी करनी है? डिहाइड्रेशन वाटर की करनी है। तो देखो वाटर क्या होता है? HOH। तो एक H और एक OH निकला, क्या बन गया? H2O। डिहाइड्रेशन हो गई। इस नेगेटिव साइन का मतलब होता है रिमूवल। सही है, तो आप लोग ने इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया। सही है, और बाकी जो आपका बचा वो क्या बचा? इस तरह बचा होगा, ये एक H। देखो भाई, इस तरह बचा होगा। कार्बन की 2 वैलेंसीज खाली हो गई होंगी। हम जानते हैं जैसी वैलेंसीज खाली हुई होंगी, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया होगा? डबल बॉन्ड। सही है, और क्या बन गए होंगे वो आपस में? वो कंपाउंड बन गया कहाँ पास? इथीन। सही है, तो पता चला कि इथीन किस तरह फॉर्म होता है कि हम लोग इथेनॉल को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2HCl, जो रिमूवल ऑफ वाटर होता है। वाटर की आयन निकल के वाटर रिमूव हो जाता है, जो बचता है वहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म करके इथीन बन जाता है। ये था आपका पहला तरीका। पहला मेथड पढ़ चुके हैं। सही है, अब चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जो कि क्या है? फ्रॉम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। सही है, इथाइल क्लोराइड क्या होता है? देखो, ईच से निकले तो 2 कार्बन हो जाएंगे। सही है, इथाइल क्लोराइड का मतलब होता है एक वैलेंसी आपके पास क्लोरीन की हो, बाकी सब जगह इथेन कैसा फॉर्म हो रहा हो। मतलब के इथेन में से एक वैलेंसी अगर हम लोग निकाल के क्या ऐड कर दे? क्लोरीन को ऐड कर दें, तो आपके पास वो बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। सही है, अब हमें क्या करना है? इसमें से डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करनी है। क्या करनी है? डिहाइड्रो, बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब सुनो, होता क्या है? होता यह है कि हमें करना क्या? पहले ये देखो, डी का मतलब क्या होता है? रिमूवल। रिमूवल। सही है, रिमूवल। सही है, तो इसका मतलब हो गया रिमूवल। अब हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को निकालना है, और हेलो और किलो हेलो मतलब कि हेलोजिनेशन मतलब कि हाइड्रोजन ग्रुप को भी निकालना है, हाइड्रोजन ग्रुप को भी निकालना है। सही है, तो
वो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन ग्रुप फ्रॉम दैट कंपाउंड एट, याद रखना KOH कहाँ से आ गया? ये KOH होता है बेसिकली डिहाइड्रो हैलोजिनेटिंग एजेंट, मतलब कि अल्कोहलिक फॉर्म का KOH ही जो है वो होता है। हाँ, ये जो है अल्कोहलिक फॉर्म का जो KOH होता है यही जो है वो मदद करता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाने में। सही है। इस तरह हम जानते हैं कि क्या होता है? पॉजिटिव। OH क्या होता है? नेगेटिव। सही है। ये क्या होता है? नेगेटिव। ये क्या होता है आपके पास? नेगेटिव। फिर कार्बन पॉजिटिव होता है। सही है। अब देखो होगा क्या, तुम्हें क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन और हैलोजन ग्रुप। इसमें एक हाइड्रोजन गिरा, इसको रिमूव करेंगे और इसको रिमूव करेंगे। सही है। अब देखो हुआ क्या, यहाँ का पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ मिलकर बन रहा है क्या? KCl, पोटेशियम क्लोराइड। सही है। उसके बाद हम जानते हैं कि जो भी हमारा कंपाउंड बचा उसकी पे पहले जो रियल फॉर्म है वो लिख रहा हूँ। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था और यहाँ पे H। सही है भाई। देखो क्या हुआ, ये KCl के साथ चला गया और यहाँ पे एक H लगा हुआ था। सही है। ये K पॉजिटिव Cl नेगेटिव से क्या मिलके बन गया? पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ की वैलेंसी खाली हुई थी। सही है। अब हेलो तो निकल गया, हैलोजन तो निकल गया, अब क्या निकालना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों क्या निकालेंगे? यहाँ का ये था, ये क्या मिलके बन गया क्या? H2O। सही है। H2O इस ये OH जो है वो H से मिलके बन गया OH H2O। सही है। और बाकी देखो ये और ये वैलेंसी खाली हुई होगी तो ये भी हट गया होगा फिर। सही है। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे? बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और ये बॉन्ड जो है हम ऊपर इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। सही है भाई। सही। बेसिकली ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। सही है। तो ये क्या बन गया? इथीन बन गया। तो एक पता चला एक और मेथड होता है जो कि क्या होता है? फ्रॉम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड ये आपका अल्कोहलिक KOH यूज होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करवाने में। सही है। तो पॉजिटिव नेगेटिव को लेकर चला गया KCl बन गया, यहाँ का OH निकल के चला गया तो वाटर बन गया, बाकी जो बचा बॉन्ड फॉर्म होके इथीन बन गया। सही है। तो एक तरीका ये था। अब जो तीसरा मेथड है वो क्या है? पास फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्या? फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ, तीसरा मेथड है फ्रॉम डिहैलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन। सही है भाई। 1,2-डाइक्लोरोइथेन मन में आ गया। पहली बात तो ये कि 1,2-डाइक्लोरोइथेन का मतलब क्या है? देखो इथेन है, कार्बन कार्बन क्या? सिंगल बॉन्ड। ठीक है इथेन। और क्या है? 1,2 पे क्या लगे हुए? क्लोरीन। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, इस पे क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्या 1,2-डाइक्लोरो और बाकी का क्या आ जाएगा? H। क्या आ जाएगा भाई? H आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? H आ जाएगा। सही है। अब हम जानते हैं ये वहां पर क्या है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। सही है। एक तरीका ये भी है, इंडस्ट्री में यूज होता है। इंडस्ट्रीज क्या होती है? इंडस्ट्री में बेसिकली तरीके जो है बहुत बड़े बड़े पैमाने पे यूज होते हैं। इंडस्ट्रियली जो होती है वो डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें एक तरीका क्या है? 1,2-डाइक्लोरोइथेन था हमारे पास। 1,2-डाइक्लोरोइथेन को हमें क्या करना है? डीहैलोजिनेशन। इट मीन्स रिमूवल ऑफ हैलोजन। सिर्फ यहाँ पे अब देखो पिछला वाले में क्या था? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रोजन को भी रिमूव करता था, हैलोजन को भी करना था। इसमें क्या है? डीहैलोजिनेशन मतलब सिर्फ रिमूवल ऑफ हैलोजन ग्रुप। सही है। तो रिमूवल ऑफ हैलोजन। सही है। हैलोजन हो गया। अब इसमें हैलोजन हम जानते हैं क्या है? ये क्लोरीन जो है यहाँ पर क्या है? ये एज अ हैलोजन एक्ट कर रहा है। अच्छा, जिस तरह हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि KOH अल्कोहलिक यूज होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के बारे में, इसी तरह जिंक डस्ट, क्या जिंक डस्ट जो होता है वो एजेंट होता है
डीहैलोजिनेशन करवाने में, सही है, विद द प्रेजेंस ऑफ हीट। क्या है ये नीचे? डस्ट लिखा हुआ है ये 1 2 डायग्राम ना 1 2 अगर तुम IUPAC देखो तो ये क्या कार्बन कार्बन की डबल बॉन्ड हो गई, लॉन्गर कार्बन चेन 1 2 कर दो 1 2 डाइक्लोरो इथेन, सही है। इसको हमने जिंक डस्ट जो कि डीहैलोजिनेटिंग एजेंट है, उसके बाद एक करवाया तो क्या होगा, जिंक की वैलेंसी होती है +2, सही है। एक क्लोरीन ये 2 क्लोरीन तो इनकी कितनी हो गई -2, तो जिंक क्लोरीन को लेके निकल गया, लेडन Cl2 हो गया, सही है। और इसी तरह क्या हो जाएगा, जो आपका पास बचा होगा वो क्या बचा होगा, C, इसी तरह ये बचा होगा आपका, सही है भाई। और ऊपर की वैलेंसी खाली हो गई थी, तो ऊपर की वैलेंसी खाली हो गई थी तो क्या होगा, वो आपस में मिलकर क्या बना लेंगी, डबल बॉन्ड, और आपके पास क्या बन जाएगा, इथीन। तो ये आपका तीसरा मेथड था फ्रॉम डीहैलोजिनेशन ऑफ 1 2 डाइक्लोरोइथेन थे कि विद द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट जो कि हैलोजिनेटिंग एजेंट है, हीट के साथ आपके यहाँ बन जाएगा इथीन बन जाएगा, सही है। कोई सवाल नहीं है। चौथा और लास्ट मेथड, और यहीं पर अपनी क्लास एंड करेंगे। वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास बाय रिडक्शन ऑफ फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ इथाइन, बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन, सही है भाई, हाँ, बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। याद करो इथेन में तो क्या था, बाय रिडक्शन ऑफ इथीन, सही है। तो बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। अब इथाइन तुम्हें पता है क्या होता है, तुम्हें नामकरण में पढ़ा है, सही है। इथाइन होता है C2H2, ये होता है इथाइन, दिस इज कॉल्ड इथाइन। जो आइन है ट्रिपल बॉन्ड और 2 ईथ है तो 2 कार्बन, सही है। ये तो हमारे पास इथाइन। हाँ भैया कौन है, रिडक्शन। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन, बताया था उस दिन। रिडक्शन का मतलब होता है रिएक्शन विद H2 मॉलिक्यूल, रिएक्शन विद और H2 मॉलिक्यूल। रिडक्शन का मतलब बता चुका हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिएक्शन विद H2 मॉलिक्यूल विद द प्रेजेंस ऑफ कौन सा कैटलिस्ट है, निकल कैटलिस्ट और 200 डिग्री सी इसकी ऑप्टिमम कंडीशन है। ऑप्टिमम कंडीशन क्या होती है, जिन पे आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है, सही है भाई। क्या होगा यहाँ पे आपके पास, देखो भाई हाइड्रोजन है HH, 200 डिग्री पे बताया था कि पहला पाई बॉन्ड टूटता है, तो पहला पाई बॉन्ड टूट गया, सही है। तो देखो ये इस तरह था, ये इस तरह था, इसका पहला पाई बॉन्ड टूटा, कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो गई, सही है। तो क्या एक H यहाँ पे आके अटैच हो गया और दूसरा H यहाँ पे आके अटैच हो गया और यहाँ पर फॉर्म हो गया इथीन, क्योंकि हमें ये प्रिपेयर करना था। अच्छा, अगर तुमसे बोर्ड एग्जाम में एक और सवाल पूछ सकता है, प्रिपेयर इथेन फ्रॉम इथाइन, अभी से तुम क्या बना रहे हो, प्रिपेयर इथीन फ्रॉम इथाइन, तो क्या हुआ, ये भी पूछ सकता है, एक पॉइंट हो गया तो खोल दे। एग्जैक्टली। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे दोबारा क्या करोगे, रिडक्शन करोगे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और आपके पास क्या होगा, इथेन फॉर्म होने का, सही है। मतलब इसी रिएक्शन को H2 से क्या दोबारा करवा देंगे, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉन्ड टूटेगा और आपके पास क्या होगा, इथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, जब बल्कि पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन और केमिस्ट्री ऑफ इथाइन, सही है। और उसके बाद हम लोग बेंजीन पढ़ेंगे, बेंजीन के बाद जो है हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ के अपना चैप्टर वाइंड अप करेंगे, सही है। बेंजीन एक खुद बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत कुछ पढ़ना है, तो पढ़ेंगे।